दैनिक खबरा स्टूडियो में बीकानेर के जाने माने राजनेता और समाज सेवक मौजूद हैं। हम उनसे राजनीति को लेकर के, बीकानेर के सामाजिक परिवेश को लेकर के कुछ चर्चाएं करेंगे, कुछ सवाल इनसे हम शुरू करेंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले राजकुमार जी, मैं आपका दैनिक खबरा परिवार में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपका कि आप दैनिक खबरा के माध्यम से मेरी बात को जनता तक पहुंचाने का, मेरी भावना को प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं आपके परिवार को धन्यवाद देता हूं। तो राजकुमार जी, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार अपने 3 साल के कार्यकाल को पूरा कर रही है। 2023 में विधानसभा चुनाव है। इसी को लेकर के आज हम आपसे दैनिक खबरों के माध्यम से कुछ सवालात के जवाब चाहते हैं। तो आशा है कि आप उन सवालों का जवाब जो है वो बड़ा संतुलन के साथ देंगे और बीकानेर की जनता को क्या मैसेज इन सवालों से मिलेगा, इसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो राजकुमार जी, पहला सवाल है, इन दिनों बीकानेर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि राजकुमार किराड़ू और मंत्री कल्ला के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो किस बातों को लेकर के दूरियां बढ़ रही है? दूरियां वाली कोई बात नहीं है, इसमें सोच की बात है। मैंने जब 2018 में पार्टी के दावेदार के रूप में दावेदारी की थी, उस वक्त पार्टी ने कल्ला साहब को पार्टी का प्रत्याशी बनाया था और मैंने जो मेरे उस समय चुनाव के लिए कार्यालय खोला था, वहाँ कल्ला जी को बुला करके टिकट वितरण के बाद और उनको बगैर शर्त समर्थन दिया था। उस वक्त मैंने उनसे एक सबके सामने निवेदन किया था कि मुझे राजनीति में कल्ला जी के आशीर्वाद से कुछ भी नहीं लेना है। मैं आपके पास राजनीति में कुछ पद हासिल करने के लिए आपके पास नहीं आऊँगा, लेकिन मेरे साथ जो इन 10 वर्षों में संघर्ष में मेरा साथ दिया है, उनकी अगर आप अनदेखी करोगे तो मुझे बड़ा दुख होगा और मैं फिर उसी दिशा में चलूँगा जिस दिशा में पिछले 10 साल से चल रहा था। अभी हाल ही के दिनों में दूरी की कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जो मुझे स्थान मिलना चाहिए वो स्थान मुझे नहीं मिला। मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति के पार्टी के बैनर तले समर्थन किया कि जिन्होंने जनता की बात को सुनना नापसंद समझा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि उनके परिवार के लोग, जैसे उनके भतीजे बीकानेर के सभी व्यवस्थाओं को देखते हैं और उनके दूसरे भतीजे अनिल कल्ला, महेंद्र कल्ला और जनार्दन जी ने पार्षद के चुनाव में मेरी बातों को रखा और आज भी अगर मैं कोई काम के लिए उनको कहता हूं तो उनके स्तर पर जो काम होना चाहिए वो बिल्कुल करते हैं। लेकिन मंत्री जी को हम एक गली के कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार हैं और उनको मजबूत करने के हर संभव वो चाहते हैं कि हमारे साथ रहें। ऐसा असंभव है, सबकी अपनी राजनीतिक है, मेरी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, मुझे भी लोगों को जवाब देना पड़ता है। इसलिए इन सब बातों को लेकर के मुझे बड़ा दुख है कि मैंने ऐसा निर्णय जो लिया, जो बीकानेर की जनता के लिए, हित के लिए था, वो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। सामान्य सी बात है, इसलिए मैं थोड़ा दुखी हूँ। राजकुमार जी, कांग्रेस शहर अध्यक्ष पद के लिए आपका नाम भी काफी चर्चा में चल रहा था, लेकिन संगठन ने एक बार फिर यशपाल जी गहलोत को रिपीट किया है। उसके बाद आप अपना क्या भविष्य देखते हैं? मेरा भविष्य राजनीति में सुरक्षित है। मैं राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन बीकानेर के तमाम जो हमारे पार्षदगण हैं, शहर के चारों ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष और सभी संगठन के लोगों ने बैठ करके तय किया था कि अनिल कल्ला, जिनको संगठन का बहुत बड़ा अनुभव है, राजी यूथ क्लब के अध्यक्ष के नाते उन्होंने बीकानेर की लोगों की बहुत सारी सेवा की थी, तो हमने सब ने तय किया था कि अनिल कल्ला जी को अगर शहर अध्यक्ष बनाया जाता है तो हम सब लोग साथ में हैं। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि हमारे हाईकमान ने और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमारे माकन साहब ने ये निर्णय लिया कि कल्ला जी के परिवार से किसी को भी जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि जब अनिल जी का नाम हटा दिया गया तो कल्ला साहब ने किसी व्यापारी का नाम जिला अध्यक्ष के लिए दिया और
जिला अध्यक्ष मेरे लिए जब बात आई तो कल्ला जी ने वहाँ लोगों को ये कहा कि उसके पास पैसे नहीं हो, संगठन कैसे चलाएगा। इस बात को लेकर के मेरे मन में थोड़ी पीड़ा है और इसी का नतीजा ये निकला कि दो व्यक्तियों की लड़ाई में यशपाल गहलोत को दोबारा, जो संगठन को मजबूत करने का दावा रखता है, उसको मौका दिया गया और वो अध्यक्ष दोबारा बनाए गए। 2011-12 में भी इसी तरीके की परिस्थितियाँ बनी थी। कल्ला जी के तरफ से कन्हैयालाल जी कल्ला का नाम था और मैं भी एक दावेदार के रूप में था। उस लड़ाई में भी यशपाल गहलोत को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया। यशपाल गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हम सब लोग मिल करके बहुत ज़्यादा मजबूत करेंगे और बीकानेर शहर में 2023 के चुनाव में दोनों सीट को निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे। शहर अध्यक्ष की घोषणा के बाद अब उम्मीद ये जताई जा रही है बहुत जल्द ही नगर न्यास के लिए चेयरमैन का चुनाव भी चयन कर लिया जाएगा। तो बीकानेर शहर में नगर न्यास का जो चेयरमैन है, आप इस पद पर किस समुदाय के व्यक्ति को देखना चाहते हैं, और अगर देखना चाहते हैं किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति को तो ऐसा क्यों? मेरा इसमें मानना ये है कि जो हमारे चुनाव हुए 2018 के 95% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग और करीब करीब 70% दलित समाज के लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। उसी का नतीजा ये निकला कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। इन मुद्दों को देखते हुए मेरा ये मानना है कि अल्पसंख्यक या दलित समाज से किसी को यूआईटी का चेयरमैन मौका देना चाहिए। जो ज़मीनी कार्यकर्ता हो, किसी का चहेता ना हो, उसको बनाया जाए ताकि एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा और बीकानेर में कांग्रेस कि जो जन कल्याणकारी योजना है सरकार की और यूआईटी के माध्यम से जो लोगों को राहत दी जा सकती है, वो उनके नेतृत्व में दिया जाना चाहिए। मैं इसी के लिए चाहता हूं कि या तो अल्पसंख्यक समाज से या दलित समाज से यूआईटी का अध्यक्ष बनाना जाना चाहिए। जब राजनीतिक नियुक्तियों की बात चल रही है तो एक सवाल निकल करके आता है कि राजनीतिक नियुक्तियां अभी होना बाकी है, लेकिन हाल ही में सरकार ने कुछ पदों के लिए बीकानेर शहर में भी राजनीतिक नियुक्तियां की गई थी और चर्चा यह भी है शहर में कि इसके अंदर जो एक राजनीतिक परिवार कांग्रेस में अपना रसूख रखता है, उस घर के अंदर राजनीतिक नियुक्तियां दी गई है। तो ये जो भाई भतीजावाद कांग्रेस में है, क्या ये कांग्रेस को आगे बढ़ाने में मददगार होगा? इस बात में कितनी सच्चाई है? आपने देखा होगा कि पीछे कुछ नियुक्तियां राजनीतिक हुई जिसमें मंत्री जी ने अपने परिवार के लोगों को मौका दिया। मेरी नज़र में ये उचित नहीं है। कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए, लेकिन कल्ला साहब बहुत बड़े नेता हैं, उनकी सोच है, उन्होंने क्या सोच के दिया है वो उनका विषय है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए। पिछले चुनाव में पार्टी प्रत्याशी के रूप में आप भी दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। आपने बड़ा दिल रखते हुए पार्टी ने जिस प्रत्याशी को टिकट दिया, आपने पूरे सहयोग के साथ, तन मन के साथ उनका आपने सहयोग किया और उसका नतीजा ये निकला कि जो प्रत्याशी पिछले 2 विधानसभा चुनाव हार चुका था, वो ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं जो पद आपको इस विजय के बाद में मिलना चाहिए था या जिस मुकाम पर आप उस प्रत्याशी की विजय के बाद में होने चाहिए थे, वहां पर बीकानेर की जनता अभी तक आपको नहीं देख पा रही है। इसके पीछे क्या कारण रहा है? मैं मूलतः संगठन का व्यक्ति हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में मैं राष्ट्रीय महासचिव के रूप में काम कर रहा हूँ और मेरे पास वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का प्रभार है। मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दे रखी है। उसी के नाते मैंने कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन में काम किया और मेरी जितनी ताकत थी मैंने 2018 के चुनाव में उनके पक्ष में उसका इस्तेमाल किया और लोगों को ये आश्वस्त किया लोगों को कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करोगे तो हम मिल कर के आपके क्षेत्र का, आपके लोगों का विकास करेंगे। इसी के तहत मैंने उनका समर्थन किया था। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं पार्टी के साथ क्यों रहा। जो व्यक्ति चुनाव लड़ा ये उनका विषय है, वो सोचेंगे। मैं तो पार्टी के लिए काम किया और आने वाले दिनों में भी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा। रही बात संगठन में मुझे किस पद पर बैठाने की बात है, ये पार्टी का
निर्णय है। मैं निरंतर ये कोशिश करता हूँ कि मैं संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि मेरे पास जिम्मेदारी है, तो मैं समय समय पर बीकानेर में भी, बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र और बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में निरंतर काम करता रहता हूँ, ताकि लोग मुझे भूलें नहीं, और मैं अगर कभी पार्टी मुझे मौका दे तो मैं चुनाव लड़ने की भी सोच सकता हूँ। 2023 में क्या आप एक बार फिर पार्टी के टिकट के दावेदार रहेंगे? अगर ऐसा है तो 9 बार विधायक रह चुके डॉक्टर कल्ला के सामने आप किन मुद्दों को लेकर के दावेदारी करेंगे? राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं, जो चुनाव की राजनीति में जाना चाहते हैं, उनका सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनको पार्टी का सिंबल मिले, और मैं भी इस सपने को देखता हूं और इसको हकीकत में बदलने का प्रयासरत हर वक्त मैं रहता हूं। मैं 2023 में मजबूती के साथ अपनी दावेदारी करूंगा। पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाएगी तो मैं पूरे दिल से चुनाव लड़ूंगा और पार्टी को ये सीट निकाल करके दूंगा। दूसरी बात, वर्तमान समय में आपकी ताकत क्या है? आपने ये कहा कि 9 बार चुनाव लड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनके सामने आप किस हिसाब से पार्टी को अपने पक्ष में कन्विंस कर पाएंगे, इसका सीधा सा जवाब है मेरे पास। मैं 2010 से लेकर के 2021 हो गए, इन समयों में कांग्रेस की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार नहीं भी रही, आज कांग्रेस की सरकार है। जिस वक्त 2018 में चुनाव हुए, 2019 से लेकर के 2021 हो गया, मैं करीब करीब हर 3-4 महीनों में बहुत से कार्यक्रमों को लेकर के वार्ड वार्ड गली गली घूम रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हमने कार्यक्रम शुरू किया, पॉलीथीन बहिष्कार का काम हम लोगों ने एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें कम्युनिटी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से निःशुल्क कपड़े के थैले वितरित किए गए, और ये सभी वार्डों में हमने काम किया। उसके बाद सरकार द्वारा जो शहरी आजीविका मिशन के लिए लोगों को 2,000 रुपये का, जो 2 लाख रुपए का जो लोन देने की बात थी, उसको भी हमने वार्ड वाइज कैंप लगा करके श्रमिकों के हित के लिए श्रमिक कार्ड बनाने के लिए, ऐसे तमाम कार्यक्रम लेकर के मैं बार बार लोगों के बीच में और मोहल्लों में जा रहा हूँ, वार्ड में जा रहा हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसके बाद अभी हाल ही में प्रशासन शहरों के संग जो कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आवासीय पट्टे दिए जा रहे हैं, ई श्रमिक कार्ड बनाए जा रहे हैं, इंदिरा क्रेडिट कार्ड बनाए जा रहे हैं, ये सब की निःशुल्क व्यवस्था हम मोहल्लों मोहल्लों में जाकर के कैंप लगा करके लोगों को दे रहे हैं। इसी के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ, और मेरा ये मानना है कि पार्टी इसको स्वीकार करेगी, कि मैं जनता के बीच में हमेशा, जो मेरी सबसे बड़ी ताकत है, मैं उनके बीच में जाकर के उनके दुख दर्द में शामिल होता हूँ और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का, प्रशासन तक पहुँचाने का काम करता हूँ। यही मेरा सबसे बड़ा आधार रहेगा। राजकुमार जी, आप बीकानेर में एक जन नेता के रूप में जाने जाते हैं, और ऐसा अवसर आया जब बीकानेर में कोरोना महामारी प्रकोप पर थी, तो आपने आगे बढ़ चढ़ करके कोरोना के अंदर मानव हित के अनेक ऐसे कार्य किए। तो उस समय आपका जो अनुभव रहा, दैनिक खबरों के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं कि वो अनुभव क्या थे। सबसे पहले तो इस सवाल में मैं उन लोगों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी अपनी शहादत इस कोरोना महामारी में दी। उनके परिजनों को मैं श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ, और परिजनों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम आपके साथ आने वाले दिनों में कंधे से कंधा मिला करके आपका सहयोग करेंगे। चाहे किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत हो, हमें आप सेवा का मौका दें। कोरोना एक ऐसी महामारी मैंने 55 साल में कभी नहीं देखी है। लोगों के दिलों में, दिमाग में, आँखों में दहशत थी। मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहते हुए ये कोई भी मुझे हिचकिचाहट नहीं है कि जो बीकानेर के नेतागण थे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, इस महामारी में उन्होंने हॉस्पिटल में लोगों को जाकर संभालने का काम नहीं किया।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी विकट परिस्थिति में जो एक राजनेता, जो नेता राजनीतिक पार्टियों के नेतागण होते हैं, उनका धर्म होता है कि जाकर के लोगों के बीच में खड़े हों ताकि उनको संबल प्राप्त हो सके, लेकिन ऐसा किसी ने भी नहीं किया। मैंने प्रयास किया, मैं कोविड सेंटर के अंदर जाकर के मरीजों से मिलने का, उनके हालचाल जानने का, वहाँ की व्यवस्थाओं के ऊपर मैंने खूब मन से ये प्रयास किया कि मैं हर संभव मैं लोगों की मदद करूं। ये मेरा प्रयास रहा और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को और राजस्थान सरकार को, जिन्होंने मेरे द्वारा सुझाव दिए गए, जो महत्वपूर्ण वहाँ पर लोगों की भावना जो थी, लोगों को ज़रूरत जो थी, उसको उन्होंने माना और हूबहू बीकानेर नहीं तमाम राजस्थान में कोरोना काल में उसको लागू करने का काम किया। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं इस कोरोना जैसी महामारी में इस धरती पर मुझे भगवान ने रखा और मैं किसी के काम आ सकूं, ये मेरी भावना रही। इस भावना के साथ मैंने मेरा धर्म निभाया। बाकी जिन्होंने भी जैसा हर संभव हुआ कोशिश की, ये कोरोना के लिए लड़ाई में हम सब लोगों सार्थक साबित हुआ और हमने लोगों को राहत देने की काम किया। राजकुमार जी, दैनिक खबरों को अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।